सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से, जहां आज कारोबार के अख्ताम पर 73 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 78,000 से ऊपर अभी भी ये इंडेक्स मौजूद है, जो कि ओवरऑल एक बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त है। लेकिन अब ये दोबारा 80,000 तक कब जाएगा? इस वक्त सरमाकारों का एतमाद मार्केट पर कितना बहाल है और आने वाले दिनों में मार्केट को इस्तेहकाम के लिए मजीद कितनी सरमाकारी और सरमाकारों के कितने एतमाद की ज़रूरत होगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कफील अहमद हमारे साथ मौजूद है बोल न्यूज़ के। कफील, बताइएगा कि आज जो दिन भर सूरत हाल रही वो कैसी रही? सरमाकारों का इस वक्त क्या कहना है और मार्केट दोबारा 80,000 के इंडेक्स को क्यों नहीं छू पा रही है? कफील को हम रिकनेक्ट करते हैं और उनसे हम जानेंगे कि आज जो 443 कंपनीज थी, 440 से ज़ायद कंपनीज थी जो कि हमें एक्टिविटी करती नजर आई, और जो एक्टिविटी का कुल हजम था 12 अरब 11 करोड़ से ज़ायद के जो शेयर थे उसके सौदे हुए। तो एक अच्छी एक्टिविटी आज मार्केट में रही और इसी वजह से 78 पॉइंट्स का आज इंडेक्स में ये इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। और कुछ हफ्तों पहले हमने देखा था कि ये इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर था। ये पहले 80,000 और फिर 81,000 की जो एक लिमिट है उसको भी क्रॉस कर गया था। तो तवक्को की जा रही थी कि बहुत जल्द ये 6 फिगर्स में दाखिल होगा और ये पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज और उसमें मौजूद तमाम कंपनीज की बेहतर कारकर्दगी का एक मुंह बोलता सबूत भी है। लेकिन कुछ सेक्टर्स अभी भी ऐसे हैं कि जहां पर बेहतरी की गुंजाइश है, जिनमें परफॉर्मेंस के अतबार से अभी भी कहीं लैकिंग है। और कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। कफील, बताइएगा आज कारोबार की क्या सूरत हाल रही और आने वाले दिनों के बारे में अब क्या कह रहे हैं सरमाएकार? कफील, आपको आवाज आ रही है? कफील को हम रिकनेक्ट करते हैं, फिर कफील से भी हम मजीद बात करेंगे। जो स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल है उससे हमने आपको अपडेट किया। अब जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत पर कुछ ऐसे इदारे जो कि सरकारी ख़जाने पर बोझ या आहिस्ता आहिस्ता उनकी प्राइवेटाइजेशन के अमल को तेज़ किया जा रहा है। PIA से मुतालिक इस वक्त हुकूमत सबसे ज़्यादा मुतारिक है और 1 माह के अरसे के अंदर अंदर इसको मुकम्मल तौर पर प्राइवेटाइज करना है। 6 बड़ी कंपनीज, 6 बड़े प्लेयर्स अब मार्केट में आ चुके हैं जो कि बोली लगाने को तैयार हैं ख़रीदार के तौर पर। अब उनके दरमियान कॉम्पिटिशन है जिसमें कुछ प्राइवेट एयरलाइंस भी शामिल हैं, जिसमें एयर ब्लू भी शामिल है, जिसमें फ्लाई जिना भी शामिल है, आरिफ हबीब ग्रुप भी इसमें मौजूद है। कुछ और बड़े ग्रुप्स हैं जो कि इस वक्त दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं PIA को खरीदने में, और ये तमाम के तमाम लोकल सरमायाकार हैं। और PIA की प्राइवेटाइजेशन इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि लोकल सरमायाकारों का एतमाद अभी भी पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर जो खसारे में भी हैं उन पर भी बहाल है। अब ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि इन जो लोकल सरमायाकार हैं, जो प्राइवेट सरमायाकार हैं, इनको फैसिलिटेशन फराम की जाए। हुकूमत ऐसा माहौल क्रिएट करे कि इनको देखते हुए फिर बैरूनी सरमायाकार भी हमारे मुल्क में आकर सरमायाकारी करें। इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करें। रिजवी साहब साबिक मेंबर है प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, हमारे साथ मौजूद हैं। इधर साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये बताइएगा कि PIA की प्राइवेटाइजेशन का अमल अब थोड़ा सा तेज़ हुआ है, इससे पहले हमेशा से स्लो रहा है। बहुत पहले प्राइवेटाइजेशन हो जानी चाहिए थी, लेकिन चलें अब ये 6 सरमायाकार इस वक्त मौजूद हैं मैदान में। जो भी खरीदने में कामयाब होती है कंपनी, वो चाहे कोई भी हो, किस तरह से उसको फैसिलिटेट किया जाना चाहिए? जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स का इस वक्त कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के ऊपर है, इसको मजीद किस तरह बढ़ा सकती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? जी, बहुत शुक्रिया मुझे इस वाइटल इशू पे ऑनलाइन लेने का। बात दरअसल ये है कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैं काफ़ी पेशरफ देख रहा हूँ और गुज़श्ता कोई हम 7 साल इस पे काम करते रहे हैं और नहीं हो सका, अनफॉर्चुनेटली, फॉर वन रीज़न और दी अदर रीज़न। और एक अच्छी चीज़ जो इन 6 जो हमारे बिडर्स हैं इनकी जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि ये सारे के सारे मोस्टली लोकल हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में जो ये प्रॉफिटेबिलिटी आएगी और इन लोगों ने जो डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो इस मुल्क में ही रहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज में मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। और ये हमारी एक बड़ी अच्छी आई थिंक ओमेन है कि हमारे मुल्क का जो प्रॉफिट है वो हमारे मुल्क में रहे। वरना अब तक हमने जो कुछ प्राइवेटाइजेशंस किए हैं जिनमें बैंक्स भी शामिल हैं, तो एक बड़ा हिस्सा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का बाय वे ऑफ द डिविडेंड्स मुल्क से बाहर चला जाता है, जबकि हम खुद डॉलर स्टार्व्ड कंट्री हैं। तो एक अच्छी चीज़ तो ये है। दूसरी ये है कि जो मैं महसूस करता हूँ कि अभी काफ़ी सारे स्लिप्स हैं बिटवीन द कप एंड लिप, और उनके अंदर हुकूमत चूँकि सीरियस है तो उम्मीद है कि उन पे एक अच्छी पेशरफ्त हो पाएगी। उनमें मैं एक चीज़ समझता हूँ कि हमारी जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें इसी स्टेज पे एक इंटरनल एग्रीमेंट कर लेना चाहिए कि
आगे चल के इनमें से कोई पार्टी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बात नहीं करेगी और इस प्राइवेटाइजेशन के पूरे प्रोसेस को स्मूथली चलने देगी। ठीक है। और इतरा साहब, ये ज़ाहिर है जो 6 इन्वेस्टर्स इस वक्त मैदान में हैं, ज़ाहिर है एक इदारा तो प्राइवेटाइज नहीं होना है, इसके बाद पूरी एक लंबी लिस्ट है। अभी स्टील मिल की भी बारी आनी है, HBFC की तरफ भी जाना है, कुछ और दीगर जो पावर जनरेशन के इदारे हैं उनकी भी प्राइवेटाइजेशन से मुतालिक एक प्लानिंग चल रही है। तो इस वक्त पाकिस्तान को लोकल इन्वेस्टर्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी? चूँकि आपकी हर कंपनी या हर इदारे को ख़रीदने इंटरनेशनल इन्वेस्टर तो नहीं आएगा, तो लोकल इन्वेस्टर्स की इंपॉर्टेंस इस पूरी सूरत हाल में कितनी बढ़ जाती है? देखिए, एक बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि मुल्क के जो मौजूदा सूरत हाल है इसके अंदर आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि आपके यहाँ फॉरेन आएंगे। आपको अपने लोकल इन्वेस्टर्स को ही एनकरेज करना होगा, वही लोकल हालात को बेहतर समझते हैं। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं कि हमने 1974 के अंदर जो है वो नेशनलाइजेशन की थी और उसके तकरीबन 17-18 साल के बाद ही हमने ये रियलाइज़ किया कि ये कुछ गलती हो गई है और हमने फिर जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ 1990-91 में अपना सफ़र शुरू किया और आज तक 1990-91 जो हमने स्टार्ट किया था, आज तक हम तकरीबन 176 प्राइवेटाइजेशन की ट्रांजैक्शंस कर चुके हैं। और अगर मैं इन ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर लूँ, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को निकाल दूँ, तो तकरीबन 145 या 146 एंटिटीज़ को हमने प्राइवेटाइज किया है। और इसकी प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो चंद एक मुश्किलात हमें पेश आई वो ये थी कि अनफॉर्चुनेटली अगर मैं अपनी पर्सनल गाड़ी बेचूंगा या अपना घर बेचूंगा तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपना घर या अपनी गाड़ी को बेहतर कंडीशन में ले आऊं, साफ सुथरा कर लूं, उसके अंदर अगर कोई छोटी मोटी खराबियां हैं उन्हें दूर कर लूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस के अंदर हमने ऐसी एफर्ट्स नहीं की, बल्कि उस इदारे को मजीद खराब होने दिया, जिसकी वजह से उसकी कीमत जो थी वो घटती चली गई। अभी जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि अभी हमने कुछ दिनों पहले तकरीबन 2 साल पहले हमने पाकिस्तान स्टील मिल के लिए भी बड़ी एफर्ट्स की और पाकिस्तान स्टील मिल के लिए एक बड़ा नोवेल सा हमने एक मॉडल बनाया था जिसके अंदर हम इसके जो ऑपरेटिंग एसेट्स थे इनको कार्व्ड आउट करके एक सेपरेट कंपनी स्टील कॉर्प के नाम से इनकॉर्पोरेट कर रहे थे। और उसके बाद जो एडिशनल एक्स्ट्रा लैंड जो थी वो सेपरेट कर दी गई थी। लेकिन समहाउ द अदर एक स्टेज पे आकर ये पूरा प्रोसेस भी स्टॉल हो गया, जो कि एक बदकिस्मती है। हमें चाहिए ये कि हम अपने जिन यूनिट्स को भी प्राइवेटाइज करना चाहते हैं उनकी फाइन ट्यूनिंग कर लें, उनको प्रॉपरली रिस्ट्रक्चर कर लें और बजाय इसके कि एक खराब सी प्राइस हम अट्रैक्ट करें, हम इनको प्रॉपर ट्यूनिंग करके प्रॉपर इनकी स्ट्रक्चरिंग करके हम इनसे बेहतर प्राइसेस ले सकते हैं। ठीक है। और इतना साहब, जाहिर है कि इसमें अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ दीगर इदारों को लेकर जाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट लोकल इन्वेस्टर्स को ही फैसिलिटेट करना है। आप उनकी इंकरेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसके स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं? गवर्नमेंट कैसे कैसे उनको ईज़ प्रोवाइड कर सकती है कि जो इन्वेस्टर्स अभी नई भी इस प्राइवेटाइजेशन में आ रहे हैं, वो बोली नहीं लगा रहे हैं, ख़रीदार के तौर पर मौजूद नहीं भी हैं, उनका भी थोड़ा हौसला बढ़े और आगे जब मज़ीद इदारों की प्राइवेटाइजेशन हो तो वो भी आकर एक कंटेंडर के तौर पर उसमें पार्टिसिपेट करें? फिर देखिए, नंबर 1 जो प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन है ना, ये बड़ा लेंदी है और ये बड़े मराहिल से गुजरकर फाइनलाइज होता है। अनफॉर्चुनेटली एक के बाद एक कमेटी और एक के बाद एक असेंबली के अंदर और उसकी कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, इन सब के थ्रू चूंकि इसे गुजरना होता है, इस वजह से एक तो इसमें टाइम बहुत लगता है। नंबर 1 तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि टाइम कम कर दें। दूसरी कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि इन इदारों में जहां जहां कहीं कुछ खामियां मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर अगर जिस लैंड पे ये बनी हुई है उस लैंड के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो वो हमें अभी कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर इन इदारों को हमने ठीक करना है और ठीक करके बेचना है तो फिर सबसे बड़ी चीज़ जो है कि हमें इन इदारों की गवर्नेंस को इम्प्रूव करना होगा। और गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो पहला स्टेप है वो है कि हम इन इदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो कंपोजिशन है उसको बड़े केयरफुली बनाएं
नंबर वन। और नंबर टू, हम किसी भी इदारे के बोर्ड को इनकम्प्लीट न रहने दें। ऐसी भी सिचुएशंस पैदा हुई कि जहां इदारों के बोर्ड्स जो थे वो 5-5, 6-6 साल तक नहीं कंप्लीट हुए। इसी तरह से इन इदारों की जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं उन्हें हमें टाइमली बनवाना चाहिए। कुछ इदारों के ऑडिटेड अकाउंट्स 8-8 साल से नहीं बने हुए थे। नतीजा ये है कि ऐसी सिचुएशन में हमारा इन्वेस्टर जो है उसका कॉन्फिडेंस लूज होगा। सही। तो और हमें चाहिए। इतना साहब जी, आप कहना है ज़ाहिर है कि बड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। अगर 2017 से पहले के ये इशूज़ थे तो वो समझ आते थे, उस वक्त तो एक अलग से मिनिस्ट्री नहीं थी। लेकिन जब अगस्त 2017 में मिनिस्ट्री को भी अलग कर दिया गया, बाकायदा प्राइवेटाइजेशन का एक वजीर होता है, उसके अंडर फिर ये सारे इदारे काम कर रहे होते हैं, तो फिर ये सारे इशूज़ क्यों नहीं सॉर्ट आउट हो सके? अब तो 7 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और अभी भी हम ये बात कर रहे हैं कि प्रोसेस बड़ा लेंदी है और फिर ज़ाहिर है इस प्रोसेस से बहुत सारे इन्वेस्टर्स घबराते भी हैं। देखिए, मिनिस्ट्री के सेपरेट होने से जो प्रोसेस और इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं वो कम नहीं हुए। बात तो सिर्फ ये है कि अगर ये स्टेप्स कम हो जाएं तो फिर जो है ना टाइम कम लगेगा। तो इतना साहब यही सवाल है आपसे कि क्या ये होने चाहिए थे 7 साल का अरसा? क्या कोई छोटा अरसा था ये सारे स्टेप्स लेने के लिए? अब तक तो पूरी रीहॉलिंग हो जानी चाहिए थी, बहुत सारे रिफॉर्म्स हो जाने चाहिए थे मिनिस्ट्री के अंदर। मिनिस्ट्री बनाने का तो मकसद ये था ना। जी, आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन ये सारा प्रोसेस, जैसे मैंने पहले कहा कि ये सब प्रोसेस तो 1991 से शुरू हुआ और हमें इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिली। उन्हें हमें चाहिए था कि हम उन्हें उनसे लर्न करके और अपने आप को इम्प्रूव करते। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमने काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव की हैं और होपफुली टाइम जो है अब उतना नहीं लगेगा जितना कि पहले लगा करता था। सही। और अब सर जितना पीआईए का ये लेंदी प्रोसेस हुआ है, जब हम स्टील मिल या किसी और इदारे की प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे तो उसमें फिर मजीद हमें उतना ही इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पीआईए में भी देखा, पहले जून की तारीख आई, फिर अगस्त आई, अभी अक्टूबर आई है। अब हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि अक्टूबर में मामला निमट जाएगा, कोई नई तारीख नहीं आएगी। इन केस कोई नई तारीख भी आती है तो इस साल के आखिर तक ये मामला चला जाएगा। अगली प्राइवेटाइजेशन भी फिर इतनी लेंदी होगी? नहीं, ये देखिए, पीआईए जो है ना बड़ा यूनिक केस है। पीआईए के साथ इशू जो है वो पीआईए के अपने ऑपरेशंस एक तरफ हैं, वो इश्यूज हैं, लेकिन दूसरा इश्यूज जो है पीआईए के पास 2 होटल्स हैं, एक अमेरिका में है और दूसरा होटल इनके पास फ्रांस में है। ठीक है ना, लिहाजा उनके अपने इश्यूज मौजूद हैं। इस वजह से पीआईए के अंदर, और ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए पीआईए का इशू ज़रा डिफरेंट है। इसमें टाइम लगना था। हमने शायद कोशिश ये की कि हम जल्दी कर लेंगे, वो मुमकिन न था और वो हमारे सामने आ गया कि ये जून तक नहीं हो सका। और अगर ये दिसंबर तक हो जाए तो एक बड़ी अचीवमेंट होगी। और ख़रीदार का जो इंतखाब होगा, बोली लगाने वाले का इंतखाब, उनके लिए क्या TORs होते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया होता है? उसमें तो कहीं कोई इन्फ्लुएंस या कोई इस तरह की चीज़ आगे अमल दराम उस पर तो नहीं आती? कोई दरमियान में कोई रखना है रुकावट कि अपने मनपसंद ख़रीदार को वो चीज़ अलॉट कर दी जाए? नहीं, एक चीज़ मैं अर्ज कर दूं आपसे कि हमारा प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जो सिस्टम है उसके अंदर एक प्री क्वालिफिकेशन ऑफ बिडर्स होती है। अच्छा। और उस प्री क्वालिफिकेशन ऑफ बिडर्स के अंदर पहले से ही सारे वो फैक्टर्स लिख दिए जाते हैं जिनको कि आपने क्वालिफाई करना होता है बिफोर यू बिकम अ प्री क्वालिफाइड पर्सन। तो ये जो है ना, ये जहन में अगर है कि किसी किस्म की कोई फेवरेटिज्म हो जाती है, ऐसा बहुत कम होता है, बल्कि ना होने के बराबर। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया इतरत रिजवी साहब, फॉर्मर मेंबर प्राइवेटाइजेशन, हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी अहम गुफ्तगू उन्होंने की कि ज़ाहिर है प्राइवेटाइजेशन का ये अमल बहुत लेंदी है, जिसकी वजह से लोकल इन्वेस्टर्स का भी एतमाद मुतज़लज़ल हो जाता है। और अब देखते हैं कि अक्टूबर में ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौज़ूआत हैं जिस पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और इस वक्त सस्ती बिजली के लिए किसी हद तक हुकूमत ने कोशिशें की हैं, लेकिन अभी तक कुल वक्ती रिलीफ आवाम को नहीं मिल सका है। एक अर्जी, एक समरी भेजी गई है IMF को, जिसमें कहा गया उनसे कि 6 रुपये फ़ी यूनिट की जो कीमत है बिजली की, वो हुकूमत पाकिस्तान यहाँ पर कम करना चाहती है। लेकिन अभी तक IMF की जानिब से इसकी कोई तौसीक़ नहीं की गई है, कोई मंजूरी नहीं दी गई, बल्कि मज़ीद तफसीलात अब हुकूमत से तलब कर ली गई हैं। अभी जो चंद एक सूबों ने कुछ रिलीफ का ऐलान किया है, ख़ासतौर पर पंजाब ने, वो भी सिर्फ 2 माह का है। और उसके बाद जो सोलर का प्लान है तमाम यूज़र्स को देने का, वो भी अभी फ़िलहाल ख़तरे पड़ गया। अब 2022 और 23 के बड़े ही दिलचस्प आदाद शुमार हैं। जुलाई 2022 तक जो ईंधन के तौर पर जो सोर्सेज पाकिस्तान
इस्तेमाल कर रहा था, जो पाकिस्तान की टोटल कैपेसिटी है 41,557 मेगावाट बिजली पैदा करने की। तो ज़रा ये आपको बताते हैं कि वो अभी कौन कौन से सोर्सेज को पाकिस्तान में कितने फीसद इस्तेमाल करके बिजली बनाई जा रही है, और फिर 2023 में बिजली की जो पैदावार की तकसीम थी वो किस तरह से थी। तो ये हाइड्रल से 10,250 मेगावाट बिजली यानी 24.7% पूरे पाकिस्तान का इससे तैयार किया गया। और फिर हम RLNG की तरफ जाएं तो 9,884 मेगावाट यानी इसका शेयर बनता है 23.8%। RFO से 5,958 मेगावाट बिजली पैदा करने की इस वक्त पाकिस्तान के पास गुंजाइश और सलाहियत मौजूद है, जो कि 14.3% इसका शेयर बनता है। कोयले से 5,332 मेगावाट बिजली पाकिस्तान पैदा कर सकता है, जिससे मुकम्मल तौर पर फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा, 12.8 इसका शेयर है। न्यूक्लियर से 3,647 मेगावाट जो कि 8.8% बनता है। फिर हवा से, जो कि सस्ती बिजली का एक बड़ा अहम रिसोर्स हो सकता है, उससे सिर्फ 1985 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत इस वक्त तक काबिल अमल है, जो कि 4.8% बनता है। सोलर से सिर्फ 600 मेगावाट पाकिस्तान बिजली पैदा कर सकता है, वो भी मुकम्मल तौर पर नहीं की जा रही। दुनिया सोलर पर शिफ्ट हो रही है और हमारे पास अभी तक उसमें बहुत ज़्यादा लैकिंग है, 1.4% ये बनता है। तो इस तरह कुल मिलाकर ये 41,557 मेगावाट की कैपेसिटी मौजूद है, जो कि 2023 में बिजली की पैदावार की जो तकसीम रही, यानी किन किन सोर्सेज से कितनी बिजली फिर पैदा की गई है। गैस से 34%, जो कि किसी हद तक महंगी है बिजली, बल्कि अच्छी खासी महंगी है। हाइड्रो से 23.53%, कोयले से सिर्फ 18% बिजली पाकिस्तान इस वक्त बना रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी से 13.93%, हवा से सिर्फ 1.8%, सस्ते रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। बायो एनर्जी से सिर्फ 1.1% और सोलर से 1% भी पाकिस्तान बिजली नहीं बना रहा, 0.9% सोलर का शेयर है, जो कि बढ़कर कहीं ज़्यादा हो सकता है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। फारूक साहब हेड ऑफ रिसर्च हैं पाइड के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो सस्ते रिसोर्सेज हैं जिनसे सस्ती बिजली बनाई जा सकती है और उसकी कॉस्ट को कम किया जा सकता है, उस पर हम देख रहे हैं ना माजी में किसी की तवज्जो रही है, ना अभी उस पर तवज्जो दी जा रही है। बिजली के मामले को भी IMF के साथ मिलकर डील करने की कोशिश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, सबसे पहले आप देखें जो इस वक्त एनर्जी है या पावर, ये एनर्जी या पावर सेक्टर हमारा इकोनॉमी से भी बड़ा सेक्टर बन गया हुआ है। उसकी वजह यह है कि मैं और आप एक जो आप बहुत बड़ा फैक्टर देख रहे हैं वो एनर्जी पावर्टी है। कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे आप देखें तो अगर मेरी 2 लाख तनख्वाह है तो मेरा 50-60 हज़ार बिल आ रहा है कि मैं अपनी इनकम का 20-25% एनर्जी बिल लगा रहा हूँ। अब जब आप पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल आप इंडिया के साथ देखें, बांग्लादेश के साथ देखें, चाइना के साथ देखें, तो जहां इन कंट्रीज के अंदर जो आपकी 1 यूनिट है बिजली की वो तकरीबन 15 से 25 रुपए है, हमारे मुल्क में इस वक्त ये 70 से 80 रुपए जा रही है। तो देखिए सबसे पहले हमें रियलाइज करने की जरूरत है कि घर इस महंगी बिजली की वजह से वो एनर्जी पॉवर्टी फेस कर रहे हैं। इंडस्ट्री हमारी ठप हो रही है क्योंकि वो इस हाई प्राइस के ऊपर वो कभी भी compete नहीं करेगी। तो आप देखें हमारी एक्सपोर्ट इवन कंप्रोमाइज हो रही है। अब जो आप सर चीज ये कह रहे हैं कि देखिए सबसे पहला इश्यू तो ये है कि इस वक्त हमारी डिमांड कितनी है जी। हमारी डिमांड है 22-23 हजार मेगावाट। हमारी जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो भी तकरीबन 22-23 हजार मेगावाट है। अब देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमने जो IPPs के एग्रीमेंट किए हैं, उन IPPs के एग्रीमेंट के मुताबिक तो हमने को तकरीबन 40-45 हजार बिजली मेगावाट प्रोड्यूस करनी है। डॉक्टर साहब, अब ये सस्ती बिजली बनाने के जो रिसोर्सेज हैं वो तो हमारे पास हैं, यहाँ थर में हमारे पास कोल भी है, हम सोलर का यानी शमसी तवानाई का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम विंड को उस तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। तो ये इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार प्लान क्या हो सकता है? जो थिंक टैंक्स हैं हमारे, वो इस बारे में क्यों नहीं संजीदगी से गौर कर रहे हैं? मेरे ख्याल से सर थिंक टैंक ने तो बहुत सी स्टडीज दी हैं, बहुत सी सजेशंस हैं, और गवर्नमेंट को भी पता है कि इशू कहाँ पे है। मैं आपको कुछ फॉर एग्जांपल चीजें उसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि नंबर 1 देखें, जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया कि हमारी डिमांड इस वक्त 23-24,000 मेगावाट है। सिस्टम की ट्रांसमिशन की भी कैपेसिटी इतनी है, तो हमें 45,000 मेगावाट के कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करने हैं? तो सबसे पहले जिनके कॉन्ट्रैक्ट हमने 94, 95, 96 में हैं उन कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करें। आपको पता है कि पिछले 1 साल में अगर पब्लिक ने, अवाम ने 1200 अरब की बिजली खरीदी है तो अवाम ने 3700 बिलियन की कैपेसिटी पेमेंट की है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज तो कैपेसिटी पेमेंट है कि जो बिजली लोग जो IPPs प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, हमें
उसको फिनिश करना है। नंबर 2 क्या करें कि देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हैं उन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमें फ्रांजिक चाहिए। आप देखेंगे जब आप इनके कॉन्ट्रैक्ट आईपीपीज के फ्रांजिक करेंगे तो आज तक जितनी नेपरा ने पेमेंट की है वो विदाउट फ्रांजिक की है। तो जब आप फ्रांजिक कराएंगे तो फिर आप इस पोजीशन में गवर्नमेंट होगी कि आप इनके साथ रीनेगोशिएट करें। देखिए जो ये आईपीपीज है इसके अंदर एक बड़ा स्टेक होल्डर गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के तकरीबन 50% आईपीपीज है। फिर आपके पास लोकल आपके इन्वेस्टर्स हैं, फिर कुछ चाइनीज वगैरह भी हैं कि जो कि तकरीबन 15-20% है। तो नंबर 1 जो जिनके आईपीपीज के कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गए हैं, हमारे पास इस वक्त सरप्लस बिजली है, उनको उन कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश करें। नंबर 2 जिनके कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं उसको सर जी रीनेगोशिएट करें। नंबर 3 एक देखिए हमारे पास पावर पॉलिसी आज भी नहीं है। हम आज भी उन मीन्स की तरफ जा रहे हैं जो हमें एक्सपेंसिव बिजली देंगे। जिस तरह आपने बताया कि जी हम थर्मल की तरफ जा रहे हैं, हम आरएलएनजी की तरफ जा रहे हैं, हमें शिफ्ट करना है हाइड्रो की तरफ, सोलर की तरफ। आप देखें जो आप कह रहे हैं कि 0.1% सोलर से आ रही है, जो मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक इस वक्त तकरीबन 5-6 हजार मेगावाट की नेट मीटरिंग प्लस सोलर अवाम अपने तौर पे कर चुकी है। उसके अलावा देखिए ये तो सप्लाई साइड पे हमें चीजें करनी है। डिमांड साइड पे देखिए जो एक बड़ा चैलेंज है वो ये है कि आप पिछले साल का डाटा निकालें। पिछले साल अगर वापडा के लॉसेस 550 अरब हैं तो वापडा ने 900 अरब की सब्सिडीज दी हैं। तो हमें सब्सिडीज को खत्म करना है। तो देखें ये सिंपल डिमांड सप्लाई मैचिंग है कि जिसमें डिस्कोज को एफिशिएंट करें। आपकी 2-3 डिस्कोज जिसमें गैपको है, फेस्को है, आइस्को है और लाहौर है, ये आपका रीजन बिल दे रहा है। बाकी पूरा पाकिस्तान आप देखें, चाहे वो आपका सिंध है, चाहे आपका केपी है, बलोचिस्तान है, वहां से आपको रेवेन्यूज नहीं आ रहे हैं। तो ये एट ए टाइम एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ जाना होगा कि जहां पे आप सप्लाई को बेहतर करें जिससे हमारी प्राइसेस को गिरें, और दूसरी तरफ सब्सिडीज को खत्म करें, और थर्ड डिस्कोस के जो लॉसेज है उसको हमें कंट्रोल करना होगा। और डॉक्टर साहब ये एनर्जी एफिशिएंसी में फिर जो ऐसे ग्रुप्स अगर जिनके पास मुताल्लिका एक्सपीरियंस भी हो, जो एनर्जी में अपनी एक्सपर्टी भी रखते हो, तो फिर उन ग्रुप्स को ये मौका दिया जाए अपने अपने शहरों में या सूबों में अपने जो तकसीमकार कंपनीज़ हैं चलाने का, चाहे वो कराची के तकम के इलेक्ट्रिक को लें या फिर उसमें दीगर सूबों या दीगर शहरों में हम जाएं, तो कम से कम उन एक्सपर्ट्स को वो चलाने का मौका अगर दिया जाए तो ये जितने लॉसेज इस वक्त इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ की सूरत में हम बर्दाश्त कर रहे हैं, शायद वो उसमें कमी भी आ सके, क्योंकि लोगों के पास प्लान्स भी मौजूद हैं, लोगों के पास रिसर्च भी मौजूद है, लेकिन वो मौके उनको उस तरह से नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखें हमारे पास एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर का काम है पॉलिसी बनाना हो। आप मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स में देखिए थाउजेंड्स एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, सेक्रेटरी है, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो ये ब्यूरोक्रेट के बस की बात नहीं है। एक सेक्रेटरी जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर को रन करता है, आप अगर उसका ऑन एवरेज ड्यूरेशन देखेंगे तो वो 6-7 मंथ होगा। 6-7 मंथ से कोई अकाउंटेबिलिटी मॉनिटरिंग नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले इसको ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी से हमें, चाहे डिस्कोज है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, चाहे ट्रांसमिशन है, चाहे पावर जनरेशन है, हमें उससे इसको निकालना होगा। मैंने आपको शुरू में अर्ज किया कि एनर्जी इकोनॉमी से भी बड़ा सब्जेक्ट है। एनर्जी आपकी लाइफ का 15-20-25% आपके बजट को कंज्यूम कर रहा है, चाहे वो घर है या गाड़ी है। तो देखिए आपको हमें सबसे पहले एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री चाहिए कि जिसके अंदर प्रोफेशनल्स हों जो एक पॉलिसी बनाए। नंबर 1 मिनिस्ट्री को थोड़ा सा ब्यूरोक्रेट से आज़ाद करें। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि आप देखें जनरेशन है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 3 अलग-अलग चीज़ें हैं। इन तीनों को इंडिपेंडेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल इस वक्त पेस्को को अगर आप देखें जो पेशावर है उसके लॉसेस 50% से भी ज्यादा है। उसके मुकाबले में गैपको जो गुजरांवाला की है उसके लॉसेस शायद 1% 2% होंगे। तो आप देखें जो पेस्को का ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं है, वो उसी तरह पक्ष को एंजॉय कर रहे हैं जिस तरह गैपको का एंजॉय कर रहे हैं। तो इसको प्रोफेशनली लेके आए। फिर इसके अंदर ओवर एम्प्लॉयमेंट है कि फॉर एग्जांपल आप जीबी का एनालिसिस करेंगे तो पूरे जीबी में शायद आपको 1500 से 2000 एम्प्लॉयज चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आप ये तो गवर्नमेंट ओन जो इदारे हैं उनकी आप बात करें, लेकिन जो प्राइवेटाइज हो चुके हैं जो इदारे, अगर के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज है और वो भी अभी तक इतना ही बोझ और सबसे महंगी तरीन बिजली वो लोगों तक पहुंचा रहा है, तो फिर वहाँ पर चूंकि हुकूमत पहले ही प्राइवेटाइजेशन कर चुका है, वहाँ फिर क्या अमल अपनाना चाहिए? कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? क्या उसको दोबारा से प्राइवेटाइज करने का कोई ऐसा अमल सोचा जा सकता है, या कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन वहाँ पर कोई आपके जहन में मौजूद है? देखें आप जिस तरह आप कराची की बात कर रहे हैं तो नंबर 1 कराची में आप देखें अभी भी गवर्नमेंट वहाँ पे सब्सिडी दे रही है। तो मेरे ख्याल से एक तो कराची इलेक्ट्रिक को बड़ा क्लियर मैसेज गवर्नमेंट की तरफ होना चाहिए कि हम आपको
फर्दर सब्सिडीज नहीं देंगे। नंबर 2, उनको जो सपोर्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी वहां पे थेफ्ट होता है, लॉ इन्फोर्समेंट की सपोर्ट चाहिए, तो मेरे ख्याल से वो गवर्नमेंट को वो चीजें वहां पे और प्रोवाइड डॉक्टर साहब करनी वो अगर चाहिए। सब्सिडी गवर्नमेंट Third, उनको नहीं देगी तो फिर तो ये 70-80 रुपए फी यूनिट तक ये अपनी उस कॉस्ट को बाहर ले जाएंगे, वो तो फिर अनअफोर्डेबल हो जाएगा लोगों के लिए। तो मेरे ख्याल से उससे देखें लोगों पे प्रेशर भी आएगा, उस पे कराची इलेक्ट्रिक पे भी ये प्रेशर आएगा कि उसने एफिशिएंट बिजली देनी है, उसने अपने लॉसेस को कंट्रोल करना है, वो अपने लॉसेस को कंट्रोल करे, वो अपनी ट्रांसमिशन को बेहतर करे। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इस वक्त ये कराची इलेक्ट्रिक है या पेस्को है, ये अपनी ट्रांसमिशन के ऊपर इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। तो जो एग्जिस्टिंग एक पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है ये उसके साथ जा रहे हैं, और अल्टीमेट आप देखें 15-22% और डॉक्टर साहब उस पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो सैकड़ों मेगावाट इस वक्त इंपोर्टेड कोल से बिजली पैदा की जा रही है, तो कराची के तो बिल्कुल दरवाजे पे थर कोल मौजूद है, वहाँ से अपना कोयला जो सस्ता कोयला है वो इस्तेमाल करने के बजाय जब आप इंपोर्टेड कोल लेकर बिजली बनाएंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली महंगी बनेगी और लोगों तक महंगी ही जाएगी। देखिए जब हमने ये कोल के प्लांट लगाए थे, चाहे वो थर कोल में थे, तो हमें उस वक्त सोचना चाहिए था कि क्या हमें ये कोल इंडिजिनियस कोल को यूज़ करना है या इंपोर्टेड कोल को यूज़ करना है। और इसके ऊपर भी शायद एक बहुत कम्प्रीहेंसिव हमें फ्रांजिक की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखें जितने ये IPPs हैं, ये प्राइवेट सेक्टर ने जितनी इलेक्ट्रिसिटी आज तक प्रोड्यूस किया है या वो क्लेम कर रहे हैं विदाउट फ्रांजिक, ये नेपरा ने पेमेंट किया है। और इसके ऊपर भी बहुत सी रिसर्च भी अवेलेबल है कि जो कहा ये जा रहा है कि जितने इन्हें क्लेम कर रहे हैं कि जितना कोल हमने इंपोर्ट किया है ये हकीकत नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट को, जो मैंने आपसे अर्ज किया है कि जो हमारा पावर बोर्ड है, पावर मिनिस्ट्री है, उसके पास इतनी रिसर्च की टेक्निकल कैपेसिटी होनी चाहिए कि जहाँ पे हमें एक फैक्ट के साथ करें, रादर दैन कि जो ये क्लेम कर रहे हैं हम उसके मुताबिक इनको पेमेंट करें। ठीक है। अच्छा आप डॉक्टर साहब ये जो एक राइट साइजिंग के हवाले से पिछले 2-3 रोज़ से हम देख रहे हैं मामला चल रहा है, डॉक्टर कैसर बंगाली साहब ने हुकूमती कमेटी से इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने कहा कि ये 30 अरब रुपए की बचत हो सकती थी अगर कुछ इदारों को टाइमली या दुरुस्त तरीके से बंद कर दिया जाता। तो ये राइट साइजिंग भी इस वक्त हुकूमत के ऊपर एक बड़े बोझ की सूरत में मौजूद है। बहुत सारे ऐसे इदारे जहाँ कोई जो इस वक्त मईशत पर बोझ बने हुए हैं, उनको ये हुकूमत बंद करने में इतना लेट, इतना डिले, इतनी ताख़ीर क्यों कर रही है? देखें मुख्तलिफ तरह के इदारे हैं। एक तो आपको पता है स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, एक बड़ी पुरानी डिबेट चल रही है। और अगर आप देखें अर्ली 90s में प्राइवेटाइजेशन कमीशन बना, और प्राइवेटाइजेशन कमीशन इसलिए बना कि हमारे पास ये जो स्टील मिल है, PIA है, वापडा है, इस तरह के बहुत से इदारे हैं, यूटिलिटी स्टोर्स हैं, इनको हम प्राइवेटाइज करें। लेकिन आज तक हम इसको राइटली कंक्लूड नहीं कर पाए। अनफॉर्चुनेटली जो प्राइवेटाइज इदारे हुए हैं वो मोस्टली वो बैंक जो ऑलरेडी प्रॉफिट कमा रहे थे, जिस तरह आप HBL को देखें, PTCL था, लेकिन वो जो सफेद हाथी थे बड़े बड़े, जिस तरह आप स्टील मिल को देखें, वो आज भी प्राइवेटाइज नहीं हुए। तो देखें एक तो SOEs है, हम बड़े कंफ्यूज है। 30-35 साल से फ्रेंकली जो हमारा प्राइवेटाइजेशन कमीशन है वो कंक्लूड नहीं कर पाया कि हमें किस तरफ को जाना है। एक आवाज़ आती है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ चले जाएं, दूसरी आपकी आवाज़ आती है कि जी हम इसको प्राइवेटाइज करें। तो देखिए सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन कमीशन को अपना काम करना है। दूसरा जो आप कैसर बंगाली साहब का कह रहे हैं, देखिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है इस्लामाबाद में। फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त हमारी तकरीबन 43 एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज हैं। 43 एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज की जो HR का डिपार्टमेंट है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है। आफ्टर 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगर आप इशरत साहब की रिपोर्ट देखें जो उन्होंने 2007-8 में बनाई थी, तो हमें फेडरल लेवल पे सिर्फ 13 से 15 मिनिस्ट्रीज चाहिए, लेकिन आज भी हम 40 से भी ज़्यादा मिनिस्ट्रीज की तरफ जा रहे हैं। और तो प्रॉब्लम ये आया है कि शायद जो कैसर बंगाली साहब हाईलाइट कर रहे हैं वो तो बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम है। मेरे ख्याल से तो इस वक्त हमें फेडरल गवर्नमेंट में 2/3 मिनिस्ट्रीज को बंद करना है। हमें एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है, हेल्थ नहीं चाहिए, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर साहब और इसके ऊपर काम ब्रीफली कंप्लीट कर चलें। मुस्तकबिल में हम इस पर मजीद भी बात करते रहेंगे, वक्त चूंकि कम है, इसलिए डॉक्टर शुजात फारूक साहब का शुक्रिया करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।